हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जेन बोलते मैंने ग्रेट एल्डर बनने के लिए 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल खर्च किए। अचानक से हम देखते वहाँ पे 10,000 फ्लावर वैली की वैली मास्टर वाई ह्यूमन आई होती है। तो बोलती है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी लंबी लंबी फेंक रहे हो। अगर तुम मेरे सामने अभी 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल ला देते हो तो मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगी। वाई ह्यूमन की बातों को सुनकर जेन काफी सीरियस हो गया होता है। जेन उसकी तरफ 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल से भरी हुई स्पेस रिंग फेंक देता है। जेन बोलता है डिसाइपल, ये तुम्हारे मास्टर की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जेन को वहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 10 गोल्ड एंड सिल्क स्टार सनिंग स्टोन मिले होते हैं। साथ में बबल थंडर मैड लाइन का 100 ड्रॉप मिला होता है और 5 स्वॉर्ड हार्ट एडवांसमेंट फ्रेगमेंट मिला होता है। जेन बोलता है लगता है यहाँ पे शॉप करने भी रिवॉर्ड मिलते हैं। सिस्टम के पास में बहुत सारे हिडन फीचर्स है जो मुझे अभी तक पता नहीं। अपग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल को चेक करने के बाद वाई ह्यूमन काफी शॉक हो गई होती है। जेन बोलता है ये मत सोचना कि मेरे पास बस इतना ही है, अपने पास से और बहुत सारे रिवॉर्ड बाहर निकाल देता है। देख के वो दोनों काफी शॉक हो गए होते हैं। इन स्वॉर्ड हार्ट एडवांसमेंट फ्रेगमेंट को लेता है और बोलता है इसकी हेल्प से मैं लेवल अप कर सकता हूँ। जेन वहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट रिले में लेवल अप कर लेता है। ह्यूमन बोलती है मैं तुम्हें मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरे पर्सनल लेवल पे होगा, इसके अंदर 10,000 फ्लावर वैली इन्वॉल्व नहीं होगी। ये सब देख के लुओ याओ काफी शॉक हो गई होती है। ट्रैक देने के बाद वाई ह्यूमन जेन को ग्रीट करती है। डिसेबल पाने की वजह से सिस्टम जेन को रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड्स के अंदर 100 घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास होती है। इधर सोल ट्विग की 100 ब्रांचेस होती है। 100 फायर पॉइजन फ्रेग्रेंस फ्लावर भी होते हैं और वहीं सोल बर्निंग बैम्बू वाटर के 100 पोर्शन होते हैं। तो बताता है अगर आपके डिसाइबल भी आगे तरह खर्च करेंगे उसके बदले में आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जेन सोचता है ना सिर्फ मुझे यहाँ पे डिसाइबल बनाने के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, बल्कि मेरे डिसाइबल जितना खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा मेरा रिवॉर्ड बढ़ेगा। फ्यूचर के अंदर मुझे बहुत सारे डिसाइबल रखने होंगे, इससे मेरा काफी फायदा हो सकता है। ताकि इन रिवॉर्ड्स को देख के जेन के मन के अंदर काफी शक था। रिवॉर्ड्स को देख के लग रहा है कि इनके अंदर पॉइजन है। तुम लोग 10,000 फ्लावर वैली से हो ना, तो तुम लोग पॉइजन के बारे में जानते होगे। क्या तुम लोग यहाँ पे इसको पहचानते हो? वो अपने पास से घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास बाहर निकालता है। अपने सामने घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास को देख के लुओ याओ और वाई ह्यूमन दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। लोगों ने इस हब के बारे में सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट टेक्स्ट में पढ़ा था। आज लाइफ में पहली बार वो अपने सामने घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास देख रहे हैं। जेन बोलता है वाई ह्यूमन तुम मेरी फर्स्ट डिसाइबल बनी हो, तो मतलब फ्यूचर के अंदर तुम हमारे सेट की सीनियर बनोगी। हमारे सेट के रूल का पता होना चाहिए। बोलने के साथ ही जेन अपने पास से 99 घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास बाहर निकाल देता है। वाई ह्यूमन बोलते हैं आखिर तुम्हारे पास में इतने सारे घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास क्या कर रहे हैं। तो बात की जाए हमारे 10,000 फ्लावर वैली की, तो हमारे थर्ड वैली मास्टर जो कि 10,000 साल पुराने थे, उनको छोड़कर किसी ने भी इस ग्रास को नहीं देखा। तो या बोलते एल्डर जे यून क्या आप दूसरे सेट में भी गए थे? जेन बोलता अभी के लिए ये सारे रूल्स मेरे पर्सनल है, फ्यूचर के अंदर मैं पक्का से एक सेक्ट बनाऊंगा। मेरा सेक्ट मिस्टिकल हेवन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा फेमस होगा। यहाँ तक कि वो सेक्ट हजारों लोअर यून को कनेक्ट करेगा। सिस्टम बताता है क्योंकि आपने यहाँ पे एक स्पेंडिंग सेट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं। आपके पास अब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और टेलीपोर्टेशन फीचर आ चुके हैं। जेन बोलते हैं मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करी है और मेरे पास सिर्फ 10,000 स्पेंडिंग पॉइंट हो पाए, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक सेट बनाने की वजह से मुझे एक बार के अंदर 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट मिल गए। सिस्टम एक्सप्लेन करता है आखिर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन फीचर कैसे काम करता है। का कोई भी डिसाइपल टेलीपैथी के थ्रू से बात कर सकता है, लेकिन आपका डिसाइपल आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, आपको कम्युनिकेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप उसको बहुत इजीली कोई भी कमांड दे सकते हो। वहीं अगर बात की जाए टेलीपोर्टेशन फीचर की, तो आप अपने डिसाइबल के पास में डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो सकते हो। एक दिन के अंदर आप हर डिसाइबल के पास में एक बार टेलीपोर्ट हो सकते हो। ये टेलीपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक काम करेगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे लोग अपने रियल पोजीशन में आ जाएंगे। जेन बोलता है कि इसका मतलब ये है मेरा डिसाइबल दूसरे लिंक के अंदर होगा तो मैं वहां पे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। जेन की बातों को सुन के वाई ह्यूमन काफी एम्बेरेस हो गई होती है। बोलती है अगर हम किसी को बोलेंगे कि हमारे सेट का नाम है स्पेंडिंग सेट तो हमारे पर काफी हंसेगा। सीरियस होते हुए बोलता है वाई ह्यूमन तुम हमारे सेट के सीनियर हो, हमारे सेट के रूल्स को सही से समझना होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जो घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास दी है आखिर तुम उसका क्या करोगी? वाई ह्यूमन बोलती है ये क्वेश्चन काफी अजीब है। यहाँ पे कुछ ग्रास को मैं लुओ याओ को दे दूंगी, अपनी कल्टीवेशन के लिए थोड़े बहुत ग्रास रख लूंगी और बाकी सारे घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास को हम लोग 10,000 फ्लावर वैली में यूज नहीं करेंगे। हमारे मास्टर परमिशन नहीं देंगे तब तक हम कुछ भी नहीं करने वाले। ये बात सुन के जेन वाई ह्यूमन को चिल्लाने लगता है और बोलता है सेट का नाम है स्पेंडिंग सेट, तो आखिर हम यहाँ पे किस चीज को सेव कैसे रख सकते हैं? क्या तुम्हें हमारे सेट का मतलब समझ में आ रहा है? ट्रेजर का यूज होना यही हमारे सेट का मतलब है। ट्रेजर को अपने पास छुपा के रखने का कोई फायदा नहीं है। इस साथ हम देखते जेन लगातार वाई ह्यूमन को चिल्ला रहा होता है। ह्यूमन सोचती है मैं 10,000 फ्लावर वैली की वैली मास्टर हूँ, यहाँ पे यंग लड़का मेरे ऊपर इस तरह चिल्ला रहा है। जेन बोलता है क्या तुम्हें घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास के पॉइजन से डर लग रहा है? ह्यूमन बोलती है मैं और लुओ याओ दोनों ही पॉइजन बॉडी को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इसीलिए घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास के अंदर जो भी पॉइजन है वो हमारे लिए काफी फायदेमंद है।
हालांकि लो या काफी यंग है, तो इसीलिए वो एक बार के अंदर बहुत सारे घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। बोलते हैं मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग इस पूरे ग्रास को यूज कर लो, लोग यहाँ पे रोज सोने से पहले इसका मेडिसिनल बात ले सकते हो। इतनी बार हम लोग कल्टीवेट करते करते काफी बोर हो जाते हैं, तो ये सारे काम करने से हमें काफी अच्छा फील होता है। लगता है तुम यहाँ पे सीने होने के लायक नहीं हो, मुझे तुम्हें यहाँ पे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा ताकि तुम सेट लायक हो सको। वाई ह्यूमन बोलती है मास्टर, अगर हम आपके कहने के हिसाब से यूज करें तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले। पास उनके जेन काफी चिढ़ जाता है और बोलता है यहाँ पे ये आइटम खत्म हो गए तो हम और कोई आइटम यूज करेंगे। यहाँ पे इन सारे फालतू आइटम को बचा बचा रखने का क्या फायदा। वाई ह्यूमन और लियो यागा दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं ये आइटम बहुत ही रेयर है, तुम यहाँ पे इस आइटम को यूजलेस कह रहे हो। यागा बोलती है मास्टर आखिर हम लोग क्या करें। ह्यूमन बोलती है मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा है ये सारे आइटम बहुत ही रेयर होते हैं और सिर्फ हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर ही मिलते हैं। कि हमारे 10,000 फ्लावर वैली के पास में एक भी नहीं है। इन बोलता है ये सब यहाँ पे तुम लोग खर्च करने के लिए है, ऐसे ही मेरे पास में और चीजें आएंगी मैं तुमको वापस से खर्च करने के लिए दूंगा। और तुम यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल दिए हैं, तुम्हें उन सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल को बहुत ही स्पीड से खत्म करने हैं। अपने 10,000 फ्लावर वैली के डिसाइपल के पेमेंट को 10 गुना बढ़ा दो। पास जो भी रिसोर्स की कमी है वो सब हमारा सेट देगा, कहीं भी हमारे स्पेंडिंग सेट की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाके बेवकूफ बन जाओ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार ये सब सुन रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। इन सोच रहा होता है सच में यहाँ पे समझाने में काफी दिक्कत हो रही है। वो उसके बाद सेट के ट्रांसमिशन और टेलीपोर्टेशन एबिलिटी के बारे में बताता है। जब जेयुन वाई ह्यूमन के साथ टेलीपैथी से कम्युनिकेट करता है काफी शॉक हो गई होती है, उसे वहाँ पे लग रहा था ये डिवाइन टेक्निक है। वाई ह्यूमन बोलते मुझे पैसे खर्च करने हैं, जितने हो सके उतने खर्च करने हैं, सेट पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर सकता। जेयुन काफी खुश होता है और बोलता है मुझे तुम्हारे ये स्पीड देखनी थी। वाई ह्यूमन बोलती है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सेट के सारे प्रिंसिपल को मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी। ऐसी बात नहीं है कि वाई ह्यूमन को जेन की बात समझ में आ गई हो, बल्कि वो यहाँ पे हमेशा से ऐसी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। तो यह सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे पागलों की तरह पैसे खर्च करने की बात कर रहे हैं। जेन सोचता है फ्यूचर के अंदर मैं अलग अलग रियल में जाके बहुत सारे लोग को ज्वाइन कराऊंगा, भले ही मेरे सेट के अंदर लोग काफी कम होंगे पर वो काफी अच्छे स्पेंड कर पाएंगे। मैं जैसे ही मुझे वापस लीफ से मिलाएगी मैं उसको रिक्रूट कर लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे लो यायो की तरफ देखता है, तो यह बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली, स्टेटस तुमसे काफी हाई है तो मैं बिल्कुल भी ग्रैंड मास्टर नहीं बुला सकती। उसके बाद हम देखते हैं जेन उसको 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। वो बोलता है अगर तुम उसको खर्च कर देती हो तो मैं तुम्हें पर्पल मैडलैंड के ब्लड का 10 ड्रॉप दूंगा। ह्यूमन भी बोलती है तुम्हें यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं लुओ यागा स्पिरिचुअल स्टोन ले लेती है, बोलती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे जीत गए। ह्यूमन बोलती है हमें यहाँ पे बैटलफील्ड से बाहर निकलना होगा, सीक्रेट ट्रेजर है ये सिर्फ 10 दिन हमारे पावर को सप्रेस कर सकता है। तो यागा बोलती है मैं तुम्हें स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर देखती हूँ। बोलता है ठीक है आप लोग जा सकते हो। वहीं वो भी यहाँ से बाहर निकलने की सोच रहा था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लो यागा कभी कभी मुझे बिग ब्रदर बोलती है, वहीं कभी कभी ग्रेट एल्डर भी बोलती है। तो मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि आखिर मास्टर मुझे क्या बोलेगी, क्योंकि जेन के पास में 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट हो चुके थे, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को मर्जिंग स्पीड के अंदर लेके जाएगा। जेन जब बाहर निकलता है तो उसे पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे है। स्टार सोल सेट की लोकेशन उससे कम से कम 3000 किलोमीटर की दूरी पे है। तो स्टार सोल सेट का सीन दिखाया जाता है। चैन चुई बोलती है अंकल लुओ आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अंकल लुओ बोलते हैं चैन चुई मैं तुम्हारी फैमिली की तरह हूँ, हमेशा तुमसे अच्छे से बिहेव किया है। चुई बोलती है हाँ अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंकल वो बोलते हैं मैं आप फैमिली को एक नाम देना चाहता हूँ, पूरी लाइफ अकेला रहा हूँ तो इसीलिए मैं चाहता हूँ स्टार सोल सेट का एल्डर बना दो। जो ये सोच रही होती है आखिर यहाँ पे कौन बोल रहा था कि वो पूरी लाइफ अकेले रहेगा, आपको सेट ही ज्वाइन करना था तो आखिर आप मेरा सेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आप मेरे फादर सेट ज्वाइन कर सकते थे। तो मेरे स्टार सोल सेट के अंदर डिसाइपल ज्यादा एल्डर है। जो बोलती है अंकल आप एक ट्रिबुलेशन रियल के 4th लेवल के मास्टर है, कहीं यहाँ पे मेरे सेट के अंदर आना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लोग का बोलता है मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी आती है। एनर्जी को फील करते वो लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं, उनको लगता है यहाँ पे कोई डिमन आ चुका है। जब वो लोग बाहर की तरफ आते हैं तो उन लोग को वहाँ पे बहुत सारे फैमिलियर फेस दिखते हैं। तो सारे लोग होते हैं स्टार एक्सट्रीम सेट के को डिसाइपल, कहते हैं हम लोग को ऑर्डर मिला है इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए स्टार सोल सेट के अंदर रुकेंगे। जो काफी परेशान हो गई होती है बोलती है आखिर तुम सारे लोग स्टार सोल सेट के अंदर क्यों आ रहे हो। जो बोलते तुम लोग यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर नहीं रुक सकते, तो स्टार एक्सट्रीम सेट का फ्यूचर हो, अगर यहाँ पे तुम लोग को कुछ भी हो जाता है यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट को बहुत ही लॉस होगा। चैन है बोलते हैं यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। टेल्डर ने बोला है जहाँ जहाँ जूनियर ब्रदर जाएगा वहाँ वहाँ हमें जाना होगा। जो बोलती है आखिर जूनियर ब्रदर है कौन जिसके बारे में मैं नहीं जानती। वो बोलते वो कोई और नहीं बल्कि वांग जेयुन है। आपको नहीं पता उसने स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर सेम लेने के 200 बंदों को हरा दिया, ताकि 5 ग्रेट एंसेस्टर ने उनको 6 को डिसाइबल बना दिया। इस डीमन बोलते आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे तो कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं कर सकता। बोलते वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर तुम हो कौन। हम देखते हैं मेंटिस डीमन वहाँ पे समाने लगती है। चैन बोलते ब्लड थर्स्टी मेंटिस है, ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन झेल चुकी है। ये ट्रिबुलेशन रियल के 9th लेयर पे है। जो बैटलफील्ड में जा रहे थे तब उन्होंने इसको पकड़ लिया, तो इसीलिए हमें हमारी सेफ्टी टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
चेंजी वहाँ पे इमेजिन करने लगती है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ होगा। वो बोलती है अंकल लुओ क्या आप भी यहाँ पे मेरे डिसाइपल की वजह से आए हैं। काफी शर्मिंदा हो गया होता है, कुछ भी नहीं बोलता। चेंजी को काफी गुस्सा आ गया होता है। वो सोचती है मेरे डिसाइपल काफी बेकार इंसान है। तो पहले यहाँ पे ओल्ड सिया आए के बाद यहाँ पे अंकल लुओ भी आ गए और अब उसने यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट के 5 प्रोडिजी को यहाँ पे लेके आ गया है। वहीं उसने ट्रिबुलेशन रियलम के 9th लेयर के डीमन को पकड़ रखा है। फिर अब वो यहाँ पे क्या लेने की सोच रहा है। अभी हम देखते हैं चेना और चेंजी को साइड में लेके आता है। वो बोलता है सेंट टेस्ट जूनियर बताइए कोई गलती नहीं है। ना सिर्फ वो यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट का को डिसाइपल है, सारे ग्रेट एल्डर ने मिलके उसको यहाँ पे 6 ग्रेट एल्डर बना दिया है। यहाँ तक आपके फादर भी जेन को एल्डर जेन बोलते हैं। चेंचुई बोलती है आखिर स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर 6th एल्डर की पोजीशन कब आई, ये पोजीशन जेन को कैसे मिल गई। ना बताता कि मास्टर ने बोला जेन ने यहाँ पे पोजीशन खरीदा है, हमें अभी तक पता नहीं है कि उसने एल्डर की पोजीशन के लिए कितना पे किया है। चेंचुई काफी फ्रस्ट्रेट हो गई तो बोलती है आखिर जेन के पास में कितना पैसा है। अचानक से हम देखते हैं चेंचुई के जेट पेंडेंट से उसकी सिस्टर कम्युनिकेट कर रही होती है। चेंचुई बोलती है आखिर तुम जेन को क्या बुलाती हो, ग्रैंड मास्टर। या बोलती है आपने मुझे महीनों से कॉल नहीं किया और वो यहाँ पे ग्रेट एल्डर बन चुका है, नॉर्मली हमारा ग्रैंड मास्टर हुआ। मिस्टर का चीफ डिसाइपल मेरा ग्रैंड मास्टर बन चुका है। सच में आपने ग्रैंड मास्टर को चीफ डिसाइपल बना के काफी कमाल का काम किया है। ग्रैंड मास्टर अभी तक सेट से बाहर नहीं आए होंगे तो प्लीज उनको कुछ मत बोलना। सब चुन के चेंचुई अपना जेट पेंडेंट तोड़ देती है। यह बोलती वैसे मेरी मास्टर वाई ह्यूमन ग्रैंड मास्टर जेन की डिसाइपल बन चुकी है। ग्रैंड मास्टर जेन ने खुद का एक सेट बनाया जिसका नाम है स्पेंडिंग सेट, और स्पेंडिंग सेट की चीफ डिसाइपल मेरी मास्टर। मैं अपनी मास्टर के साथ में ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए आऊंगी, प्लीज आप हमारे लिए काफी अच्छा खाना बनाना। चेंचुई काफी फ्रस्ट्रेट हो गई होती है और अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि एक ऐसा बंदा जो कि अपने की एक्टिवेशन लेवल के पीक पे है, उसकी डिसाइपल 10,000 फ्लावर वैली की वैली मास्टर कैसे हो सकती है। प्यारे डिसाइपल आखिर तुमने इतने दिनों के अंदर क्या क्या किया है। चेंचुई के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा होता, वहाँ पे सारे लोग एक्सेप्ट कर लेती है कि आप लोग स्टार सोल सेट में रह सकते हो। उसने बोला कि ना तो वो किसी की हेल्प करेगी ना ही कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। ना वो बोलता कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं चाहिए। चेंचुई जाते हुए बोलती है ओल्ड सिया तुम यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर दो। बाय बोलता है यंग मिस आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। चेंचुई बोलते मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब तक यहाँ पे जेन नहीं आता तब तक कुछ भी पता नहीं चलने वाला। ओल्ड बॉय सोचता है मुझे यहाँ पे यंग मिस को शांत रखना होगा। जेन जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें मुझे एक 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब देना होगा। हम देखते हैं जेन को जो कि एक गांव से गुजर रहा होता है। कांपते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे दिन के अंदर इतनी सर्दी क्यों पड़ रही है। जेन सोचता है कि मुझे शॉर्ट के ऊपर उड़ना आता तो मेरे लिए काम काफी आसान हो जाता, यहाँ पे बहुत इजीली स्टार सोल सेट तक पहुंच जाता। मुझे कम से कम स्टार एक्सट्रीम सेट में पहुंचने में 20 दिन लगेंगे। स्टार सोल सेट की तो बात ही छोड़ो। वहाँ पे उसे एक बंदा दिखता है जो कि एक फॉर्चून टेलर होता है। बंदा क्लेम कर रहा था कि वो यहाँ पे लोगों का भविष्य बता सकता है। इनको लगता है कि वो बंदा यहाँ पे स्कैम कर रहा है। यहाँ पे नहीं पता होता कि ये ओल्ड मैन असलियत में एल्डर जो 10 है जो कि हेवनली सीक्रेट पवेलियन से है। जेन बोलते वैसे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, मुझे अपना फॉर्चून चेक कराना है। जोटन बोलते लेकिन तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। आधा घंटा खाने के बाद एल्डर जोटन का पेट बाहर निकल गया होता है। वो बोलते तुम्हारा फॉर्चून पता करने के लिए मुझे तुम्हारा 1 ड्रॉप ब्लड चाहिए। बात सुनने के साथ ही जेन को भरोसा हो जाता है कि ये बंदा बहुत बड़ा स्कैमर है, लेकिन फिर भी जेन उसको अपना 1 ड्रॉप ब्लड दे देता है। उस ब्लड ड्रॉप को लेने के साथ में एल्डर जोटन अपना काम स्टार्ट कर देते हैं कि आसपास वहाँ पे ब्लू कलर का ऑरा आ गया होता है। सिस्टम बताता है यहाँ पे एक स्पेशल फोर्स आपकी किस्मत को चेक करना चाहता है। सिस्टम यहाँ पे एंटीवायरस फंक्शन को एक्टिवेट करता है। अचानक से हम देखते हैं एल्डर जोटन के ऊपर हेवनली थंडर स्ट्राइक पड़ती है। इन सोचता है इसका मतलब ये बंदा यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर रहा, उसने यहाँ पे सिस्टम के एंटीवायरस फंक्शन को एक्टिवेट करा दिया। जोटन काफी डर गए होते हैं, जेन को देख रहे होते हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। जेन बोलता है एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पे ये सब मेरी गलती है, मैंने मेरी सोल की किस्मत को चेक करने का ट्राई किया इसीलिए आपके पास थंडर स्ट्राइक पड़ी। जोटन सोच रहे थे ये पावर काफी खतरनाक थी। थंडर स्ट्राइक ने लगभग मेरी सोल को खत्म कर दिया था। मैंने यहाँ पे हेवनली मिस्ट्री सीक्रेट आर्ट को यूज किया ताकि मैं इसका फॉर्चून देख सकूं। जेन जैसे एल्डर जोटन के पास जा रहा होता है, एल्डर जोटन बोलते हैं प्लीज मुझसे दूर रहो, यहाँ पे कम से कम रिकवर करने का टाइम दो। अभी हम देखते हैं जेन अपने पास से 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब निकालता है। बोलता है सीनियर रिकवर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब को देख के एल्डर जोटन काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर जोटन बोलते ये ट्रेजर मेरे लिए काफी कीमती है, तुम यहाँ पे इस ट्रेजर को 9th ग्रेड के अल्केमिस्ट को बेच दो। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इतनी पावर नहीं है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको, मैं तुमको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। जेन सोचता है ना सिर्फ यहाँ पे इस बंदे के पास में स्किल है बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, इसीलिए मैं यहाँ पे थैंक यू के तौर पे एक 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब दे दूंगा। जेन बोलता है मुझे पता है ये हब बहुत ही प्रीशियस है, मुझे काफी अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए आप प्लीज इसको ले लीजिए ना, मैं यहाँ पे इसको मेडिसिनल बात के लिए यूज कर लूंगा। एल्डर जोटन 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब को लेकर काफी खुश हो गए होते हैं। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे 2 हिडन फीचर को अनकवर कर दिया है, इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं। वही 100 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब मिलता है और 100 एनलाइटमेंट पिल मिलती है। जेन बोलता है हिडन फीचर को अनकवर करने के लिए ये रिवॉर्ड काफी बढ़िया है। मैं यहाँ पे और फंक्शन को ओपन करूंगा तो आखिर मुझे क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे ये जो एनलाइटमेंट पिल है ये हेवनली मिस्ट्री एनलाइटमेंट पिल है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल वाली एनलाइटमेंट पिल नहीं है। 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब को खाने के बाद उसकी पावर 90% वापस आ गई होती है। जोटन बोलता है अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैंने यहाँ पे 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब खाई है वो लोग मुझे बहुत ही बुद्धि से मारेंगे।
जेन बोलता अगर आपके लिए एक हब काफी नहीं था तो आप मेरे से 5 और ले सकते हैं। कि सोल सिर्फ 90% रिकवर हुई है, तो आप यहाँ पे इन सारे हब को यूज करके अपनी सोल को फुली रिकवर कर लीजिए ना। मैं इनको मेडिसिनल बात के लिए यूज कर लूंगा। जोटन काफी शॉक हो गया होता है, वो बोला तुम यहाँ पे इतने प्रीशियस हब को पैर की मेडिसिनल बात के लिए यूज करते हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे मेडिसिनल बात ले रहे होते हैं। इन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो हमें यहाँ पे ट्रेजर के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जोटन बोले तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लाइफ को बिल्कुल ऐसे जीना चाहिए। मन ही मन में एल्डर जोटन काफी गिल्टी फील कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं 9 लीव सोल रिटर्निंग हब को खाना अलग बात है, यहाँ पे 9 लीव सोल रिटर्निंग हब से मेडिसिनल बात लेना ये तो एक पाप के बरोबर है। जेन बोलता है क्या आप सच में हेवनली सीक्रेट पवेलियन का एक एल्डर है? तो आपके जैसा इंसान रोड के ऊपर भूखा क्या कर रहा है? एल्डर जोटन बोलते हैं हाँ मैं एक एल्डर हूँ, यहाँ पे मेपल लीफ सिटी के अंदर एक सीक्रेट मिशन पे आया हूँ। जेन जब देखता है कि एल्डर जोटन यहाँ पे उसको सीक्रेट मिशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे, तो सिस्टम से बोलता है मुझे यहाँ पे इनका सीक्रेट मिशन जानना है। इस वजह से सिस्टम का एक नया फीचर एक्टिवेट हुआ होता है, उस फीचर का नाम होता है पियरिंग इनटू द हेवनली सीक्रेट। यहाँ पे ये फीचर इसी वजह से एक्टिवेट हो गया क्योंकि एल्डर जोटन ने अभी थोड़ी देर पहले जेन की डेस्टिनी देखने का ट्राई किया था। जेन बोलता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इतनी इजीली एक और फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। एल्डर जोटन आप मेरे लिए काफी लकी इंसान हो। जेन वहाँ पे एल्डर जोटन को रिवॉर्ड के तौर पे 5 हेवनली मिस्ट्री एनलाइटन पिल देता है। एल्डर जोटन काफी शॉक हो गया और बोलते हैं तुमने मुझे गिफ्ट के तौर पे 9 लीव सोल रिटर्निंग हर्ब दी, वहीं तुमने मुझे मेडिसिनल बात भी कराया। थैंक यू करने के लिए उतना काफी नहीं था। जेन सोचता अब मैं आपको क्या बोलूं कि आपने यहाँ पे सिस्टम के फीचर को अनलॉक किया है। जोटन बोलता है कि इस पिल का नाम क्या है? जेन बोलता है इस पिल का नाम है हेवनली मिस्ट्री एनलाइटन पिल, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे आपके हेवनली मिस्ट्री सीक्रेट आर्ट के अंदर हेल्प कर सकता है। एल्डर जोटन बोलता है तुम यहाँ पे इस आर्ट के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें पता है हेवनली मिस्ट्री सीक्रेट आर्ट को समझना काफी मुश्किल होता है। 10 बिलियन लोगों के अंदर तुम्हें इस आर्ट को सीखने वाला एक बंदा मिलना भी काफी मुश्किल है। जेन बोलता है क्या आप यहाँ पे एक पिल को ट्राई करना पसंद करेंगे? एल्डर जोटन बोलते हैं अगर मैं यहाँ पे मना करूंगा तो बिल्कुल झूठ होगा। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर जोटन उस पिल को खा लेते हैं। जेन स्माइल करते हुए सिस्टम को बोलता है कि पियरिंग इनटू द हेवनली सीक्रेट को एक्टिवेट करो। मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ आखिर एल्डर जोटन का सीक्रेट मिशन क्या है। सिस्टम बताता है एल्डर जोटन को यहाँ पे हेवनली सीक्रेट पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने भेजा है ताकि वो यहाँ पे हेवनली सीक्रेट पवेलियन के फ्यूचर सेंटर्स को ढूंढ सके। जेन बोलता है ये मिशन तो काफी मुश्किल है, क्या मुझे यहाँ पे एल्डर जोटन की हेल्प करनी चाहिए? अभी हम देखते हैं सिस्टम जेन को एक नया मिशन दे देता है, तुम्हें यहाँ पे सेंटेस को स्पेंडिंग सेट के डिसाइबल के तौर पे रिक्रूट करना है। इससे पहले यहाँ पे एल्डर जोटन को रिक्रूट कर ले। जेन सोचता सिस्टम ने मुझे यहाँ पे ये मिशन दिया है कि मुझे यहाँ पे एल्डर जोटन के पास से सेंटेस को चोरी करना है। एल्डर जोटन प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे अपना मिशन तो करना ही होगा। जेन सिस्टम से पूछता है आखिर यहाँ पे सेंटेस है कहाँ पे? 20 मिनट बाद एल्डर जोटन अपने आंखें खोलते हैं, तो वहाँ पे काफी रिफ्रेशिंग फील कर रहे होते हैं। एल्डर जोटन बोलता है कि तुम्हारे पास में ये पिल कितनी है? हेवनली सीक्रेट पवेलियन से कह के मैं उन सारी पिल को खरीदना चाहूंगा। जेन बोलता है वैसे मेरे पास में भी कुछ पिल पड़ी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे उन सारी पिल को नहीं बेचना। एल्डर जोटन बोलते हैं लेकिन अगर तुम्हें पिल को बेचना क्यों नहीं है? जेन बोलता है मैं यहाँ पे इन सारी पिल को लिंचू के लिए सेव कर रहा हूँ। एल्डर जोटन बोलते हैं आखिर तुम्हें यहाँ पे सिंडेस का नाम कैसे पता है? जेन बोलता है मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लिंचुई दोनों साइड डिसेबल बन जाए, हेवनली सीक्रेट पवेलियंस को ट्रेन कर सकता है और मैं सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। एल्डर जोटन बोलते हैं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हेवनली सीक्रेट पवेलियन की सेंटेस किसी और साइड को ज्वाइन नहीं कर सकती। एल्डर जोटन सोचते हैं मुझे सेंटेस को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले यहाँ पे जेन उसको ढूंढ ले। जेन अपने मन में हंस रहा होता है, सोचता है एल्डर जोटन यहाँ मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुका है। अपनी सेंटेस को डिसाइड करने के लिए हेवनली सीक्रेट पवेलियन ने बिल्कुल भी सही टाइम नहीं चुना। लिंचुई यहाँ पे अभी तक आई भी नहीं है, तो एल्डर जोटन सिर्फ उसी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जेन सोचता अगर यहाँ पे लीफ ही होता मैं उससे यहाँ पे बैक मसाज करा सकता था। भी यही सोच रहा होता है क्या कि उसके स्पेंडिंग सेकंड डिसेबल कैसी दिखती होगी। तो हम देखते हैं लिंचुई वहाँ पे आ गई होती है। लिंचुई बहुत ही सुंदर लड़की होती है जिसको देख के लग रहा होता है कि वो एक सेंटेस है। लिंचुई को देखने के बाद जेन बोलता है मैं इसको पक्का सामने डिसेबल बना के रहूंगा, फिर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम्हारा नंबर लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे मेरे सेट के सब सुंदर सुंदर डिसेबल होंगी। जेन अपने पास में एक रोज ले लेता है और लिंचुई के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जेन बोलता है मेरा नाम है वांग जेयुन और मैं स्पेंडिंग सेट का मास्टर हूँ। किस्मत आज हमको यहाँ पे आमने सामने लेके आई है, मैं चाहता कि तुम मेरे डिसेबल बन जाओ। स्पेंडिंग सेट का नाम सुनने के साथ लिंचुई बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाती। जेन बोलता है क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे काफी इंप्रेस हो गई? लिंचुई बोलते वैसे तुम्हें मान सकते हो कि मैं काफी इंप्रेस हो चुकी हूँ, फिर कोई अपने सेट का इतना बचकाना नाम कैसे रख सकता है? और सेट मास्टर जेयुन आपको देख के लगता है कि आप सिर्फ यहाँ पे की एक्टिवेशन रीलम के पीक पे है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपके पास में ऐसा क्या है कि मैं जो कि फाउंडेशन रीलम के 8 लेवल पे हूँ वो आपके सेट को ज्वाइन करे? जेन बोलता है वैसे लिंचुई ने बात तो बिल्कुल सही कही, मेरा कल्टीवेशन लेवल काफी कम है, लेकिन लिंचुई मैं तुम्हें बात बता दूं, तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है ट्रिबुलेशन रीलम के 9th लेवल पे है। यहाँ पे मानता हूँ तुम दोनों के बीच गैप बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें बिल्कुल भी खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है। हमारे सेट के अंदर स्ट्रेंथ से किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। लिंचुई सोचते लगता है जेन एक पागल इंसान है, वो खुद यहाँ पे की एक्टिवेशन रीलम पे है और वो मुझे काफी कम आंक रहा है।
मुझे यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम्हारी जो सीनियर डिसाइपल है वो ट्रिबुलेशन रियलम के 9th लेवल पे है। आखिर क्या लगता है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ? तुम इतने अच्छे नहीं दिख रहे होते तो मैं तुमसे बात भी नहीं करती। जेन जब देखता है कि लिन चुई यहाँ पे इग्नोर कर रही है तो बोलता है स्पेंडिंग सेट को ज्वाइन करने के बाद कल्टीवेशन का सारा खर्चा हमारा सेट उठाएगा। आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लिन चुई बोलते तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम सिर्फ एक बेवकूफ इंसान और कुछ भी नहीं। तुम इतने अच्छे नहीं दिखते होते तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही होती। लिन चुई सोचते ये यहाँ पे मुझे इतनी देर से परेशान कर रहा है तो मैं भी इसको परेशान करती हूँ। लिन चुई बोलती है तुम बोले तुम्हारे पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो चलो मुझे 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन दो। ऐसा करने में मैं तुम्हें अभी कभी अपना मास्टर मान लूंगी। जो यहाँ पे जो गलती कर रही है वही सेम गलती लुओ चैनचुई ने करा था। उनके सामने पैसे की बात करना बहुत बड़ी बेवकूफी है और यहाँ पे अब ये बेवकूफी लिन चुई भी कर चुकी है। जेन बोलता अपने सीनियर सिस्टर के मुकाबले तुम्हारी सोच काफी छोटी है। छोटे के बारे में सोचने के साथ ही वो वहाँ पे लिन चुई के बास्केटबॉल को भी देख रहा होता है। उसको स्पेस रिंग देता है और बोलता है मेरे डिसाइपल के लिए एक मीटिंग गिफ्ट है। लिन चुई बोलते तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि मेरी सोच काफी छोटी है। मैंने तुमसे यहाँ पे 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन मांगे हैं। ये अमाउंट बहुत बड़े बड़े सेट के लिए बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जब वो वहाँ पे स्पेसिंग को चेक करती है तो काफी शॉक हो गई होती है। वो बोलती है मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मैं स्पेंडिंग सेट को ज्वाइन कर लूँ? मेरा जो मास्टर वो काफी वीक है, अगर ये मेरा मास्टर बनेगा तो मुझे काफी इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन लेने चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तभी हम देखते हैं लिन चुई को ध्यान आता है कि आखिर जेन ने क्या बोला था कि उसकी एक सीनियर सिस्टर है जो कि ट्रिबुलेशन रियलम के 9th लेवल पे है। यहाँ पे इतनी हाई लेवल की मास्टर स्पेंडिंग सेट को ज्वाइन कर चुकी है। मुझे यहाँ पे इतना सोचने की क्या जरूरत है? लिन चुई बोले तुम बोल रहे हो कि मेरा अमाउंट काफी छोटा है। आखिर यहाँ पे सीनियर सिस्टर ने तुमसे कितना अमाउंट मांगा था? लिन बोलते उनका अमाउंट तो बिल्कुल सेम था, बिल्कुल तुम्हारी तरह 100 मिलियन। लिन चुई बोलती है तो आखिर मेरा अमाउंट छोटा कैसे हुआ? लिन बोलता है लेकिन यहाँ पे बात बस इतनी है कि उन्होंने मुझसे टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल मांगे थे। ये सुनने के साथ ही लिन चुई काफी शॉक हो गई होती है। चुई बोलती है सच में सीनियर सिस्टर ने बहुत बड़ा हाथ मार लिया। 100 मिलियन टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल क्रिस्टल ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट है, सारे मेजर सेट को मिलाकर भी किसी के पास नहीं होगा। जेन बोलता है लेकिन यहाँ पे ये अमाउंट भी हमारे स्पेंडिंग सेट के लिए काफी कम है। चुई बोलती है मास्टर जे यून मैं यहाँ पे बिना एविडेंस भरोसा नहीं करूंगी, आपको मुझे मेरे सामने उतना ही सिमिलर अमाउंट दिखाना होगा। इन सोचता लिन चुई यहाँ पे वाई ह्यूमन की तरह बेवकूफ नहीं है, सच में काफी होशियार है। अपने पास से एक स्पेस रिंग बाहर निकालता है जिसके अंदर 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल होते हैं। इस रिंग को चेक करने के बाद में लिन चुई अपने घुटनों पे आती है। मास्टर जेन को ग्रीट करती है। वो बोलती है मास्टर आप इस स्पेस रिंग को ले लीजिए, मुझे आगे भरोसा हो गया, मैं यहाँ पे आपके स्पेंडिंग सेट को ज्वाइन कर रही हूँ। इसी के साथ हम देखते सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे मिशन कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 30,000 स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं, वही 10,000 हेवनली मिस्ट्री एनलाइटमेंट बिल मिलती है। उसके साथ में कर्मा डाउ पैटर्न भी मिलता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि हेवनली डाउ कार्मा के साथ फ्यूज होने पे किसी और बंदे कार्मा को अपने अंदर ऐड कर सकते हो पियरिंग इनटू द हेवनली सीक्रेट एबिलिटी की हेल्प से। जेन बोलता है ये वाला रिवॉर्ड तो काफी काम का है। लिन चुई सोचती है आखिर ये मास्टर इतना अजीब क्यों है। जेन बोलता है लिन चुई भले तुमने स्पेंडिंग सेट को ज्वाइन कर लिया है लेकिन हमारे सेट के पास में कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। और हाँ जो हेवनली सीक्रेट पवेलियन वाले हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उनका कहना है कि तुम उनकी डेस्टिनी साइंटिस्ट हो। मैं तुमको उनको ज्वाइन करने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, तुम्हारे पास सच में काफी टैलेंट है, इसलिए तुम्हें कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं। उसके बाद जेयुन लिन चुई को कामा डाउ पैटर्न गिफ्ट करता है। जेयुन लिन चुई को समझा देता है कि आखिर इसके क्या क्या इफेक्ट है और तुम्हें यहाँ पे किस किस चीज से बच के रहना होगा। हालांकि इस पैटर्न को लगाने के लिए सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं थे, वो बॉडी किसी भी पार्ट के ऊपर कामा डाउ पैटर्न को लगा सकता था, लेकिन जेन को यहाँ पे मौका मिला तो उसने हाथ साफ कर लिया। जेन उसके बाद लिन चुई को 10,000 हेवनली मिस्टर एनलाइटमेंट बिल देता है और बोलता है जब भी तुम्हें कल्टीवेशन के अंदर दिक्कत आए तुम इसको खा के अपने कल्टीवेशन आगे बढ़ा सकती हो। जब तुम्हारे पास ये सब खत्म हो जाए तो तुम वापस ही मेरे पास आ सकती हो। स्पेंडिंग सेट के पास में ज्यादा कुछ तो नहीं है पर वो तुम्हें हर तरह के रिसोर्सेज दे सकता है। लिन चुई सोच रही होती है आखिर मास्टर मेरे लिए इतना अच्छा क्यों हो रहा है, ये मुझे हेवनली सीक्रेट पवेलियन के साइंटिस्ट बनने दे रहे हैं, मुझे 10,000 हेवनली मिस्टर एनलाइटमेंट बिल दे रहे हैं, साथ ही में इन्होंने मुझे कामा डाउ पैटर्न भी दिया। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मेरे मास्टर एक मिस्टीरियस पावर हो जो कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ी स्कीम चला रहे हैं। लिन चुई बोलती है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हेवनली सीक्रेट पवेलियन के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लूंगी और उसके अंदर से आपको एक फोर्स प्रोवाइड करूंगी जो कि स्पेशली स्पेंडिंग सेट के लिए होगी। जेन बोलता है तुम्हें क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला ही नहीं। इससे पहले जेन लिन चुई को समझाता लिन चुई बोलती है क्या मेरी जो सीनियर सिस्टर है उनका किसी सेट के अंदर हाई पोजीशन है। जेन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम्हारी सीनियर सिस्टर बहुत ही हाई पोजीशन पे है। लिन चुई बोली तो आप मुझे बताइए आखिर हेवनली सीक्रेट पवेलियन वाले कहाँ हैं, मैं उनसे जाके बोलूंगी कि मैं उनसे कोइंसिडेंटली मिल गई, उसके बाद वो मुझे साइंटिस्ट के तौर पर रिक्रूट कर लेंगे और मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी फोर्स बना पाऊंगी। जेन बोलता है 1 मिनट को मुझे एक्सप्लेन करने दो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लिन चुई बोलती है मास्टर रुक जाइए, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ समझ गई। जेन सोचता है लिन चुई 1 मिनट के लिए प्लीज रुक जाओ, तुमने अपने मन के अंदर एक बहुत ही लंबी चौड़ी स्टोरी बना ली है, मैंने यहाँ पे एक डिसाइपल को रिक्रूट किया है, ना ही किसी ऑस्कर विनिंग एक्टर को।
उसके बाद हम देखते हैं जेन लिन चुई को एल्डर जोटन के पास लेके आ गया होता है। वो बोलता है ये बंदा जो कि हमें स्कैम कर रहा है वो हेवनली सीक्रेट पवेलियन का एल्डर है। लिन चुई काफी स्पीड से निकल जाती है और बोलती है मास्टर मुझे पता है मुझे क्या करना है। जाने से पहले थम्स अप करती है और बोलती है मैं सब कुछ बढ़िया करूंगी। जेन सोचते है काफी अच्छी बात है, ये जो करिए करने दो, वैसे भी यहाँ पे सरदर्द को हेवनली सीक्रेट पवेलियन संभालेगा। लिन चुई एल्डर जोटन के पास जाती है और उसको ग्रीट करती है। लिन चुई को देखने के साथ ही एल्डर जोटन काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद वो लिन चुई को लेकर काफी स्पीड से भागने लगते हैं। अचानक से जेन को ध्यान आता है कि उसने सेट का कम्युनिकेशन और टेलीपोर्टेशन फीचर एक्टिवेट करना भूल गया। लेकिन जेन के रियलाइज करने से पहले ही वो लोग बहुत ज्यादा दूर निकल गए होते हैं। एल्डर जोटन भागते हुए बोल रहा होता है हमारी सेंटेंस को हमारे पास से कोई नहीं चुरा सकता। हालांकि यहाँ पे एल्डर जोटन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि लिन चुई ऑलरेडी स्पेंडिंग सेट डिसेबल बन चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और थकने के बाद एक फॉरेस्ट के अंदर केव के अंदर रेस्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ओल्ड मैन और एक यंग मैन आते हैं। उस यंग मैन का नाम होता है जॉन हैंग जो कि मिरर मून मेंशन का यंग मास्टर होता है। वहीं जो साथ वाला ओल्ड बंदा होता है उसका नाम होता है ओल्ड पैंग जो कि उसका प्रोटेक्टर है। ओल्ड पैंग सोच रहा होता है यंग मास्टर काफी एरोगेंट है, अगर मुझे यहाँ पे मेंशन लॉर्ड ने नहीं बोला होता तो मैं इसका प्रोटेक्टर नहीं बना होता। इन कोइंसिडेंटली उन लोगों ने उसी केव में आराम करने का सोचा जिस केव में पहले से ही जेन आराम कर रहा था। जॉन हैंग बोलता है हमें फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट को मारना होगा वरना लोगों को लगेगा मैं वर्थलेस हूँ। सुन के ओल्ड पैंग काफी गुस्सा हो गया होता है और सोच रहा होता है यंग मास्टर सिर्फ और सिर्फ स्पीड सी रिलम पे है और वो किसी मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा सकते। केव के पास आने के बाद वो लोग कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। जेन ने वहाँ पे खुद के लिए स्पेस स्टोन का बेड बना रखा होता है। जॉन हैंग बोलता है ओल्ड पैंग ये बंदा काफी कमाल का है, हमें भी यहाँ पे ये काम करना चाहिए। ओल्ड पैंग काफी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है और सोचता है सारे इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के ट्रेजर्स को वेस्ट करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। जेन हैंग बोलता है ओल्ड पैंग तुम यहाँ पे इस बंदे को मार दो, मुझे यहाँ पे टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन के बेड पे सोना है। ओल्ड पैंग को लग रहा होता है कि जेन के पीछे बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टर हो सकता है, यहाँ पे ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लेकिन जेन हैंग काफी जिद कर रहा होता है और बोलता है मुझे वो बेड चाहिए। ओल्ड पैंग के पास में कोई रास्ता नहीं होता, वो जेन के ऊपर काफी खतरनाक पाम अटैक करता है। जैसे ही वो पाम अटैक जेन को लगने वाला होता है वहाँ पे काफी खतरनाक गोल्डन लाइट आती है। वो गोल्डन लाइट ना सिर्फ अटैक को डिस्ट्रॉय करती है बल्कि जेन हैंग और ओल्ड पैंग दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती है। हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम का गार्ड स्क्वाड आया होता है। से गार्ड स्क्वाड देखते कि वहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट है। इसे देखने पता चलता है कि ये बग किसी को काट कुछ जान भी ले सकता है। इंसेक्ट को मारने के बजाय गार्ड स्क्वाड उसको जेन की तरफ भेज देता है क्योंकि जितना जेन के ऊपर अटैक होंगे उतना ही उसे मौका मिलेगा बाहर निकलने का कि वो यहाँ पे बाहर आके फ्रेश एयर ले सके। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जेन उठता है, उसे वहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन का बेड काफी लग्जरियस लग रहा होता है, साथ ही वो बेड काफी हार्ड होता है। जेन बोलता है सिस्टम मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए। उसके बाद जेन अपने आज का स्पेंडेबल आइटम चेक करने लगता है। आज जेन को यहाँ पे 10,006 ग्रेड के 9th ऑर्डर हेवनली थंडर तालिस्मान मिले हैं। यहाँ पे हर एक तालिस्मान का अटैक पर्पल मेंशन रियलम के 9th लेवल के बराबर है। वहीं जेन के पास में 1,40,000 स्पेंडिंग पॉइंट हो गए होते हैं। डिसाइड करता है कि वो अब यहीं पे लेवल अप करेगा। 99,000 पॉइंट को यूज करता है ताकि वो फाउंडेशन रियलम के 9th लेवल पहुंच सके। के बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। जेन अपने माइंड के अंदर एक लोटस को देखता है जिसके अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। जैसे उस लोटस की एनर्जी फुल हो जाती है जेन वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब जेन यहाँ पे फाउंडेशन रियलम के 9th लेवल पे पहुंच चुका है। जेन बोलता है काफी कमाल की बात है, मैंने यहाँ पे एक साथ 2 रियलम को क्लियर कर लिया। लेकिन काफी बेकार बात तो ये है कि मेरे इतने खतरनाक ब्रेक थ्रू को देखने के लिए कोई भी नहीं था। जेन जब केव से बाहर आता है तो उसे जेंग हैंग और ओल्ड पैंग की बॉडी दिखती है। जेन बोलता है मैं बस अंदर सो रहा था और बाहर यहाँ पे 2 बॉडीज पड़ी हुई है। बॉडीज को देखने पता चलता है कि इन बॉडीज को यहाँ पे एक झटके मारा गया है। जेन बोलता है कहीं यहाँ पे गार्ड स्क्वाड तो नहीं आया था। वो वहाँ पे ज्यादा नहीं सोचता और अपनी जर्नी को उस इंसेक्ट के साथ में कंटिन्यू करता है। वहीं हम देखते हैं स्टार सोर्स सेट के अंदर लुओ चेंचुई एक सपना देख रही होती है। सपने के अंदर जेन चेंचुई के हाथ में 99 कैरेट की वेडिंग डायमंड रिंग पहना रहा है। जेन बोलता है मास्टर क्या आप मुझसे शादी करेंगी? चेंचुई बोलती है हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं हम देखते हैं ओल्ड बॉय को जो कि पीछे खड़ा होकर रो रहा होता है। वो लोग वहाँ पे ये भी डिसाइड करने लगते हैं कि उन लोग के पास में इतने बच्चे होंगे वो लोग बहुत इजीली क्रिकेट टीम बना सके। अचानक से हम देखते हैं चेंचुई की आंख खुलती है और बोलती है मुझे यहाँ पे क्रिकेट टीम नहीं चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि वो असलियत में एक ड्रीम देख रही थी। चेंचुई देखती है कि उसकी सिस्टर और जेयुन दोनों उसके पास सोए हुए हैं। जेन बोलता है वाइफ आखिर तुम क्या सोच रही हो, तुम इतना परेशान क्यों हो गई? उसके बाद हम देखते हैं चेंचुई वापस से आराम सो जाती है। फिर वो वापस से उठती है और सोचती है आखिर यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। वो वहाँ पे काफी कंफ्यूज हो गई होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे लिविंग क्वार्टर्स में काफी खतरनाक धमाका होता है। चेंचुई वहाँ पे आई होती है जहाँ पे कोर डिसाइपल रह रहे होते हैं। चेंचुई को देख के कोर डिसाइपल बोलते हैं सेंट आखिर क्या हुआ, यहाँ पे इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कि यहाँ पे इस धमाके की आवाज किस चीज की थी? हालांकि यहाँ पे धमाका हुआ था वो चेंचुई के इनर डिमन इल्यूजन का था। जी बोलते कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ में कुछ दिनों तक रहने वाली हूँ, तो फटाफट से मेरे लिए एक रूम रेडी कर दो। ये सुन के वो दोनों कोर डिसाइपल काफी शॉक हो गई होती है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे सेंटेस ने ये बोल दिया है
तो वो लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। जेन अपनी जर्नी से इतना थक गया होता है कि वहीं पे लेट जाता है। सोचता है काश यहाँ पे एक कैरेज आ जाए। अचानक से जेन देखता है कि वहाँ पे एक मर्चेंट का कैरेज जा रहा है। अभी हम देखते हैं जेन उन लोग के पास जाके उन लोगों को ग्रीट करता है। वहाँ का लीडर मिंग त्यान्यू बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। जेन बोलता है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में ट्रैवल करना चाहता हूँ। मिंग त्यान्यू बोलता है तुम्हें आखिर क्या लगता है मैं जिस बंदे को नहीं जानता मैं उसको अपने साथ में ट्रैवल करने दूंगा। बोलने के साथ ही वो लोग वहाँ चले आते हैं। जेन सोचता है वैसे यहाँ पे इन लोगों का ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था। अगर मैं आज जा रहा होता और मुझे वहाँ पे कोई अनजान बंदा मिलता तो मैं अभी उसको अपने साथ में नहीं लेता। जेन डिसाइड करता है कि अगले विलेज में जाने के बाद वो अपने लिए बहुत सारे कैरेज खरीदेगा, बहुत सारे लोगों को हायर करेगा ताकि वो उसको सर्व कर सके। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिंग त्यान्यू आता है और बोलता है क्या तुमको ज्वाइन करोगे। यंग मास्टर ने डिसाइड किया है कि वो तुमको एक चांस देना चाहते हैं। तुम हमारे यंग मास्टर को हरा देते हो तो तुम हमारे कैरेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है जिसका नाम होता है लॉन्ग शाओफा है। वो बंदा चीहाई कॉमर्स अलायंस का यंग मास्टर होता है। जेन को ग्रीट करने के बाद वो बोलता है मैं अपने डिवाइन रिपोजिटरी रियम के पीक पे हूँ। अपने मन में सोचता है ये बंदा बिल्कुल भी एक कॉमर्स अलायंस का यंग मास्टर होने के लायक नहीं लग रहा। फिर भी वो उसको ग्रीट करते हुए बोलता है मेरा नाम है वांग जेयुन और मैं अपने फाउंडेशन रियम के पीक पे हूँ। जाओ फाई काफी एरोगेंट हो जाता है और बोलता है तो मैं यहाँ पे अपने पर 3 मूव्स करने दूंगा। सुन के जेन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है बंदा यहाँ पे मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे तुमको सबक नहीं सिखाता तो ये बिल्कुल भी मेरे मेन कैरेक्टर के स्टेटस को मैच नहीं करेगा। इसी के साथ में जेन अपने पास से 6th रैंक के 9th स्टेज के हेवनली थंडर तलिस्मान बाहर निकाल देता है। देखने के बाद मिंग त्यान्यू काफी स्पीड से यंग मास्टर के सामने आता है। वहाँ पे जेन को देखते हुए उसकी आंखों के अंदर मर्डरस इंटेंट आ गया होता है। मिंग त्यान्यू बोलता है ये सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट थी और चाहे इस फाइट का रिजल्ट कुछ भी होता मेरे मास्टर तुमको ज्वाइन करने देते, लेकिन तुम यहाँ पे इतने पावरफुल तलिस्मान को बाहर निकाल रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता तुम इस फाइट को काफी दूर तक लेके जा रहे हो। जेन बोलता है मैं बस यहाँ पे मजे कर रहा था, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं किसी को भी हार्म करने का। जेन सिस्टम से पूछता है भले ही मैं यहाँ पे हारता या जीतता वो लोग मुझे अपने ट्रैवल के अंदर ज्वाइन कराते। सिस्टम बोलता है यहाँ पे ये बंदे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जेन सोचता है लगता है मैंने यहाँ पे काफी गलत बिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिंग त्यान्यू बोला मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं, तलिस्मान यहाँ पे तुम्हारे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, तुम इनको बिल्कुल भी मजे के लिए यूज नहीं कर सकते। जेन बोलता है ठीक है अपॉलॉजी के तौर पे मैं तुम्हें थोड़े बहुत फायरवर्क दिखाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जेन आसमान के अंदर उन सारे तलिस्मान को फोड़ देता है। देख के मिंग त्यान्यू काफी शॉक होता है और बोलता है जेयुन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन जेन की परफॉर्मेंस को देख के जाओफाई काफी खुश हो गया होता है। वो बोलता है ब्रदर ये तो काफी कूल है। इन वहाँ पे लगातार फायरवर्क स्टार्ट रखता है। ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं। जेन को भरोसा हो जाता है कि जेन जो भी बोला बिल्कुल सच बोल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे सारे लोग को तलिस्मान बांट देता है। बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो इसको यूज करने में। मिंग त्यान्यू बोलता है मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। यहाँ पे हर एक तलिस्मान 100 मिलियन लो ग्रेड के पिक्चर स्टोन के बराबर है। यहाँ पे हमारे हाथ में इतने सारे तलिस्मान आ चुके हैं वो ही फ्री में। जेन बोलता है आप लोग मेरी हेल्प करो फायरवर्क को और बढ़ाने में। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि आप लोग मेरे फायरवर्क को अच्छा दिखाने में काफी हेल्प कर सकते हो। उसके बदले में मैं आप सभी को काफी अच्छे रिवॉर्ड दूंगा। सच में पैसे को खर्च करने में मैं एक ट्रू जीनियस हूँ। मिंग त्यान्यू सोच रहा होता है जेन का बैकग्राउंड पक्का से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका बैकग्राउंड हमारे यंग मास्टर से ज्यादा पावरफुल हो। मिंग त्यान्यू बोलने ही वाला होता है कि हमें इन सारे तलिस्मान को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी जाओफाई बोलता है ब्रदर जेयुन क्या इसको यहाँ पे ऐसे फेंकना सही रहेगा। जेन बोलता है हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे पास में बहुत सारे तलिस्मान है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ के सारे लोग तलिस्मान को वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ पे उन्होंने तलिस्मान फोड़े होते हैं एक काफी बड़ा गड्ढा हो गया होता है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उन लोगों ने बिलियंस के तलिस्मान ऐसे ही वेस्ट कर दिए। जाओफाई बोलता है मिंग त्यान्यू आप प्लीज फादर को समझा देना ताकि वो मुझे यहाँ पे चीजों को वेस्ट करने डांटे ना। उसने भी यहाँ पे तलिस्मान को फोड़ा है तो यहाँ पे मेरे बिहेवियर को बिल्कुल भी वेस्टफुल नहीं बोल सकते। सारे तलिस्मान यूज करने के बाद जेन को वहाँ पे 1000 स्पेंडिंग पॉइंट मिले होते हैं और वहीं उसको एक मिस्टिकल पावर मिली होती है जिसका नाम होता है गुड एंड एविल बुद्धा। इन सोचता अगर यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं होते तो मेरे लिए यहाँ पे इतने सारे तलिस्मान वेस्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। जेन वहाँ पे सिस्टम को बोलता है क्या मैं यहाँ पे सारे लोग को 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन दे सकता हूँ, लेकिन सिस्टम जेन को मना कर देता है। बोलता है तुम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 10,000 टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन यूज कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं जेन उन सारे लोगों को रिवॉर्ड दे देता है। जेन बोलता है आप लोगों ने मेरी तलिस्मान फेंकने में काफी हेल्प करी इसीलिए मैं आपको ये सब दे रहा हूँ। सारे लोग काफी खुश हो गए तो बोलते हैं 10,000 टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन इतना हम लोग पूरे लाइफ टाइम काम करके नहीं कमा पाते। त्यान्यू बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे टोटल 108 लोग हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये अमाउंट 1,80,000 टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन हुआ। जाओफाई बोलते मेरे फादर हमेशा मुझे डांटते हैं कि मैं बहुत ज्यादा वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक बार आके जेन को देखना चाहिए। मैं यहाँ पे जेन के मुकाबले 0.1% भी कुछ नहीं करता। मिंग त्यान्यू बोलता है यंग मास्टर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि आप भी यहाँ पे चीजों को वेस्ट करना चाहते हैं। आप अभी काफी यंग है,
आपको गलत चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जेन जब वहाँ पे उन लोगों को देखता है तो उसे काफी अजीब लग रहा होता है। उसे लगता है वो दोनों वहाँ पे सिस्टम वाली हरकतें करने का ट्राई कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मिंग टेन्यू जाओफाई का गाल पकड़ रखा होता है, वो यहाँ पे चीजों को वेस्ट करने की बात कर रहा है। लेकिन तभी मिंग टेन्यू से बहुत सारे मर्चेंट अलायंस के लोग बोलते हैं हमें अब बिल्कुल भी काम नहीं करना, हम लोग आज से रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास में 10,000 टॉप क्रिकेट स्पेशल स्टोन आ चुके हैं, पूरी लाइफ में इतना नहीं कमा पाते। मिंग टेन्यू के पास में अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे कैरेज और वो तीनों बंदे बच्चे होते हैं। जेन को यहाँ पे काफी गिल्टी फील हो रहा होता है। हालांकि उसके इंटेंशन काफी अच्छे थे, लेकिन उसने मर्चेंट अलायंस को खराब कर दिया। मुझे यहाँ पे उन लोगों को 10,000 स्पेशल स्टोन नहीं देने चाहिए थे। अचानक से सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे 200 स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं और वहीं ब्लड जिनसिंग पिल की रेसिपी मिलती है। जेन मिंग टेन्यू से बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता यहाँ पे ये सब कुछ हो जाएगा। रियलिटी में सोचा था कि मैं सारे लोगों को 100 मिलियन टॉप क्रिकेट स्पेशल स्टोन दूंगा, लेकिन लोग सच में काफी अनग्रेटफुल होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 स्पेशल स्टोन देके बदल गए। मिंग टेन्यू बोलता है तुम उन लोग को 100 मिलियन स्पेशल स्टोन देने वाले थे, आखिर उन लोग को इतने पैसे क्या जरूरत, क्या उन लोग को यहाँ पे कोई बिजनेस खोलना है। मिंग टेन्यू इतना गुस्सा हो गया होता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। काफी परेशान हो गया होता है और बोलता है ब्रदर मिंग टेन्यू आपको ठीक करने के लिए यहाँ पे कौन कौन से ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी। वो अपने पास से बहुत सारी चीजें बाहर निकाल देता है। इन बोलते वैसे यहाँ पे देख के लग रहा है कि इनमें से कोई भी अपनी इंजरी को हील नहीं कर सकता। उन सारे ट्रेजर को देख के यंग मास्टर मिंग टेन्यू दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब है, गोल्डन सिल्क वर्म स्टार सनिंग स्टोन है, पर्पल डीमन मैडलैंड का ब्लड एसेंस है, एनलाइटमेंट पिल है, स्वॉर्ड हार्ट एडवांसमेंट फ्रेगमेंट है, यहाँ तक कि हेवनली मिस्ट्री एनलाइटमेंट पिल भी है। जाओफाई बोलता है मैंने यहाँ पे इन सारे ट्रेजर को सिर्फ एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा है। मिंग टेन्यू सोचता है जेन यहाँ पे अपनी वेल्थ का शो ऑफ कर रहा है। काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि इतना ढूंढने के बावजूद उसे कोई भी ऐसा ट्रेजर नहीं मिलता जो कि यहाँ पे मिंग टेन्यू की हेल्प कर सके। जाओफाई और मिंग टेन्यू दोनों को पता नहीं चल रहा होता कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या बोले। वो लोग इस बात के लिए कन्विंस हो गए होते हैं कि जेन यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है। जेन बोलते हैं ब्रदर मिंग टेन्यू आखिर आपको ठीक होने के लिए कैसी पिल चाहिए होगी, मैं आपके लिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मिंग टेन्यू बोलता है 8 ग्रेड की ब्लड जिनसिंग पिल के ऊपर कम से कम 5 पैटर्न्स बने हुए हो, उसकी हेल्प से मैं बहुत इजीली हील हो पाऊंगा। जेन को ध्यान आता है कि उसको अभी थोड़ी देर पहले ब्लड जिनसिंग पिल की रेसिपी मिली है। जेन बोलता है सिस्टम तब तक यहाँ पे जार्स को ओपन करो, तब तक मेरे सामने यहाँ पे 8 ग्रेड की ब्लड जिनसिंग पिल नहीं आती। लगभग 80 अटेम्प्ट लगाने के बाद जेन के पास में बस 8 ग्रेड की ब्लड जिनसिंग पिल आ गई होती है, जिसके ऊपर 9 पैटर्न्स बने होते हैं। काफी खुश होता है और बोलता है आखिरकार मुझे यहाँ पे आइटम मिल गया। जब वो देखता है कि इसके अंदर उसके 8,000 पॉइंट खराब हो गए, काफी सैड हो गया होता है। जाओफाई बोलता है ब्रदर मिंग टेन्यू आपको यहाँ पे जेन के लिए चीजें हार्ड करने की जरूरत नहीं थी, तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत शो ऑफ ही तो कर रहा था। मिंग टेन्यू बोलता चलो ठीक है हम यहाँ पे जाने देते हैं। बोलता है सिस्टम मैंने यहाँ पे 80 बार जार को ओपन किया, तुम मेरे बाकी सारे रिवॉर्ड खा गए। आजकल लग रहा है कि तुम मेरे साथ काफी गद्दारी कर रहे हो, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। पहले भी तुमने मुझे एक बार कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया था। सिस्टम बोलता है मुझसे बाद में आर्गुमेंट कर लेना, अभी तुम्हें मिंग टेन्यू बुला रहा है। मिंग टेन्यू बोलता है अगर तुम्हारे पास में ब्लड जिनसिंग पिल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ मजाक कर रहा था। वैसे भी यहाँ पे ब्लड जिनसिंग पिल बहुत पहले खत्म हो चुकी है, उसका तुम्हारे पास होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी जेन उसके सामने ब्लड जिनसिंग पिल रख देता है और बोलता है अबे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे ब्लड जिनसिंग पिल बहुत इजीली मिल गई। टेन्यू बोलता है आखिर तुम्हें ब्लड जिनसिंग पिल मिली कैसे। पिल को देख के लग रहा है कि इसके ऊपर 9 पैटर्न्स बने हुए हैं। जेन बोलता है यहाँ पे से खड़े मत रहो, फटाफट से इस पिल को ले लो। मिंग टेन्यू काफी हेजिटेट कर रहा होता है और बोलता है इंजरीज इतनी खतरनाक नहीं है कि मैं इस रेयर पिल को यूज करूं। जेन बोलता है तुम यहाँ पे इस गंदी सी पिल को रेयर बोल रहे हो। सुन के वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये एक 9 पैटर्न वाली लेजेंडरी पिल है, तुम इसको गंदी सी पिल कैसे बोल सकते हो। और फिर बोलता है भले एक रेयर पिल हो लेकिन ये जेन के हाथ में है, इनके लिए यहाँ पे ये पिल किसी भी काम की नहीं। जेन जब देखता है कि मिंग टेन्यू की पिल नहीं चाहिए तो वो उस पिल को उस हॉर्स को खिला देता है। पिल को देख के वो हॉर्स काफी खुश हो गया होता है। मिंग टेन्यू बोलता है कि क्या हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वहीं हम देखते हैं जेन को इस वजह से 3000 स्पेंडिंग पॉइंट मिले होते हैं। जेन सोचता है भले ही मैंने यहाँ पे 8000 पॉइंट को बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा काफी फायदा हुआ है क्योंकि हर एक पिल से मुझे यहाँ पे 3000 पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे लगातार हॉर्स को पिल खिलाने लगता है। ये देख के उन दोनों का दिमाग खराब हो गया होता है। टेन्यू बोलता है जे यून प्लीज तुम चीजों को वेस्ट करना बंद करो, लेकिन जेन उन लोगों को इग्नोर करते अपना काम जारी रखता है। लास्ट पिल को अपने हाथ में रखते हुए जेन बोलता है ये मेरे पास आखिरी पिल बची है, क्या ये तुम्हें चाहिए। मिंग टेन्यू रोते हुए बोलता है प्लीज तुम इनको वेस्ट करना बंद करो, मैं इस पिल को ले लेता हूँ। ब्लड जिनसिंग पिल को खाने के बाद मिंग टेन्यू को पता चलता है कि ये पिल काफी टेस्टी है। तभी हम देखते हैं जेन को वापस 3000 स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं और वहीं रिवॉर्ड के तौर पे 1000 एंड पैटर्न वाली ब्लड जिनसिंग पिल मिलती है। जेन सोचता है कि मिंग टेन्यू की इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे उसका पिल खाना वेस्ट माना गया। लेकिन आखिर मैं यहाँ पे 1000 पिल का क्या करूँ। के बाद हम देखते हैं जेन जाओफाई के पास जाता है और बोलता है क्या तुम्हें भी यहाँ पे ये पिल चाहिए। जेन बोलता है जाओफाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में बहुत सारी पिल्स है, तुम इनको बिना टेंशन करे खा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग कैच करने चले आते हैं और ब्लड जिनसिंग पिल को खाना स्टार्ट कर देते हैं।
जाओफे बोलता है जे यून, आज से मैं तुमको अपना भाई मानता हूँ, अगर फ्यूचर में कोई भी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताना। जेन बोलता है हाँ मैं भी तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। पिंक देन यू बोलता है जाओफे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे फादर को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हुआ था। इनको लग रहा होता है कि उन लोग के बीच में कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगते हैं। पिंक देन यू बोलता है यंग मास्टर तुमने बिल्कुल भी चीजें वेस्ट नहीं करी, यहाँ पे हमारे लॉर्ड की सोच काफी छोटी है। जेन बोलता है मुझे एक बात बताओ, आखिर इस ब्लड जिनसिंग पिल के अंदर इतना वैल्यूबल क्या है। पिंक देन यू बोलता है ये पिल यहाँ पे हीलिंग के लिए काफी फेमस है, हालांकि इसको बनाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, इसको बनाने का फॉर्मूला गायब हो चुका है, तो यहाँ पे जो भी ब्लड जिनसिंग पिल बची हुई है वो काफी प्रीशियस है। जेन बोलता है क्या तुम यहाँ पे इस फॉर्मूला की बात कर रहे हो, मेरे पास ये फॉर्मूला पड़ा है। सुन के मिंग देन यू काफी शॉक हो गया होता है, हालांकि मिंग देन यू एक एल्केमिस्ट नहीं है, इस वजह से उसको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन उसको जेन के ऊपर पूरा भरोसा है, उसके पास पक्का से इस चीज हो सकती है। जाओफे बोलता है क्या ये फॉर्मूला रियल है। जेन बोलता है हाँ ये फॉर्मूला रियल है, तुम चाहो तो ये फॉर्मूला रख सकते हो। सुन के जाओफे काफी खुश होता है, बोलता है ब्रदर आपका थैंक यू। जेन बोलता है बस मुझे यहाँ पे एक चीज चाहिए, जिनसिंग पिल को बेचने में तुम्हें जो भी प्रॉफिट हो मैं उसको मेरे स्टार सोल सेट को दे देना है। जाओफे बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप जो बोलोगे वैसा ही होगा। जेन सोचता है मेरा स्टार सोल सेट अभी काफी नया है, उसके लिए यहाँ पे एक इनकम सोर्स बनाना काफी बढ़िया रहेगा, मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट के डेवलपमेंट के लिए काफी काम कर रहा हूँ। जेन बोला तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोग अपने सेट के अंदर लेके चलता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग हमें मिंग देने के शॉट के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ब्रदर जेन का सेट कैसा होगा। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं वो लोग विलेज के अंदर रुक गए होते हैं, काफी थक गया होता है, इसीलिए वो बेड पे लेट जाता है। हालांकि उसके पास में मिंग देने की स्वॉर्ड है, फिर भी उसको स्टार सोल सेट में पहुंचने में 3 दिन लग जाएगा। वहीं हम देखते हैं शाओफी ने जेन के बारे में अपने फादर से बात करी होती है। मिंग देन यू बोलता है आखिर आप लोग की बात कैसी गई। जाओफे बोलता है मेरे फादर को मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, उनको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जेन ने हमको बेवकूफ बना दिया। तभी हमें चेन्नई कॉमर्स अलायंस का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। अपने बेटे की बात को सुन के चेयरमैन वांग डी सोच रहे होते हैं उन लोग को यहाँ पे यंग मास्टर जेन नाम के बंदे ने बेवकूफ बना दिया है। वो मैंग हाइफेंग नाम के बंदे को बोलते हैं कि जाके यंग मास्टर बाकी सारे लोग को लेके आ जाओ। ओल्ड मैंग बोलता है चेयरमैन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेन को नया ट्रेजर मिला होता है। जेन को 10,000 बैटल होली बॉडी के फ्रेगमेंट मिले होते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल बैटल फिजिक है, जितनी ज्यादा पावरफुल इंजरी आपकी बॉडी के ऊपर होगी इतनी ज्यादा आपकी बॉडी पावरफुल होती जाएगी। जेन बोलता है सिस्टम क्या ये फ्रेगमेंट इतना ज्यादा पावरफुल है, हम यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं, मुझे इस फ्रेगमेंट को खुद के लिए यूज करना है। लेकिन हम देखते हैं सिस्टम जेन को मना कर देता है और बोलता है भले ये बैटल होली बॉडी काफी पावरफुल हो, लेकिन ये बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है, आपके पास यहाँ पे इतना कचरा फिजिक नहीं हो सकता। जेन बोलता है सिस्टम यहाँ पे इतने पावरफुल फिजिक को कचरा फिजिक बोल रहा है, तो आखिर मैं यहाँ पे बैटल होली बॉडी के फ्रेगमेंट को किसको दूं। जेन जब बाहर निकलता है तो उसे जाओफी दिखता है। जाओफी बोलता है खाना रेडी हो चुका है तो आप खाना खा सकते हैं। जेन सोचता है मैंने यहाँ पे लीफ को शॉर्ट फ्रेगमेंट दी थी, तो अगर मैं बैटल होली बॉडी जाओफी को दूंगा तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जेन बोलता है जाओफी वो कल्टिवेटर जो कि आगे जाकर फाइट करते हैं, आखिर तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जाओफे बोलता है भले मैं एक प्ले बॉय हूँ और फालतू फालतू काम करता रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसे कल्टिवेटर की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। मिंग देन यू बोलता है ऐसी बात नहीं है कि यंग मास्टर यहाँ पे कल्टिवेट नहीं करना चाहते, बस उनके पास टैलेंट और बॉडी का स्ट्रक्चर काफी बेकार है। टीम सिस्टम से पूछता है क्या बैटल होली बॉडी को लेने के लिए किसी भी तरीके के टैलेंट के रिक्वायरमेंट की जरूरत है। सिस्टम बोलता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर कोई बंदा फाइट के लिए तैयार है तो वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है, उस बैटल के बीच में वो बहुत सारी पावरफुल मार्शल टेक्निक को सीख सकता है। जेन सोचता है सिस्टम तुम बोल रहे हो कि ये कचरा फिजिक है, लेकिन यहाँ पे इस टेक्निक के फीचर बता रहे हैं कि ये काफी अमेजिंग है। जेन बोलता है जाओफे क्या तुम्हें कल्टिवेटर बनना चाहोगे जो कि बैटल के अंदर आगे जाके फाइट करता हो। जाओफे बोलता है ब्रदर प्लीज आप मेरे साथ मजाक मत करो, भले मैं यहाँ पे बैटल के अंदर उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे फाइट होती है तो सबसे पहले बैटलफील्ड में मैं ही भागूंगा। जेन काफी परेशान होता है, बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। जेन को देखते हुए जाओफे को काफी अजीब लग रहा होता है। उसके बाद जेन वहाँ पे लीफ की स्टोरी बताने लगता है। जेन बोलता है कुछ टाइम पहले की बात, एक हैंडसम बंदे के पास में स्वॉर्ड इंटेंट के 10,000 फ्रेगमेंट आ गए थे। उसने वहाँ पे एक मोटे बंदे को ढूंढा जो कि स्वॉर्ड कल्टिवेटर काफी बेकार मानता था। उसके बाद उस हैंडसम बंदे ने मोटे बंदे को सारे स्वॉर्ड इंटेंट फ्रेगमेंट दे दिए और इस बार भी यहाँ पे बैटल होली बॉडी एक हैंडसम बंदे के पास में है, लेकिन इस बार भी वो इस फ्रेगमेंट का खुद के लिए यूज नहीं करने वाला, वो यहाँ पे उस बंदे को फ्रेगमेंट देने वाला है। उसको फाइट करना पसंद नहीं और वो बैटलफील्ड के अंदर से भाग जाता है। जाओफे काफी शॉक हो गया था और सोचता है कोई इतना बात करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, मुझे यहाँ पे लाइफ और डेथ वाले से कुछ भी नहीं करना, मुझे ये फ्रेगमेंट नहीं चाहिए। इनको पता होता है कि जाओफे से बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पे मैंग टैन्यू से पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है। मिंग टैन्यू बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, जाओफे के बिहाफ पे एक्सेप्ट कर लेता है। जाओफे भागते हुए बोलता है मेरे फादर को पता चला कि मेरे पास में इतनी अच्छी फिजिक आ चुकी है तो पक्का से मुझे बैटलफील्ड में जाने के लिए फोर्स करेंगे। मिंग टैन्यू बोलता है यंग मास्टर आप यहाँ से नहीं भाग सकते, आपके लिए यहाँ पे काफी रेयर अपॉर्चुनिटी है। जाओफे बोलता है मिंग टैन्यू मुझे यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं मिंग टैन्यू जाओफे को बांध देता है, उसकी तशरीफ के ऊपर काफी जोर जोर से मारने लगता है। मिंग टैन्यू बोलता है यंग मास्टर आपको नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है,
आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेवल अप करने के लिए। जेन बोलता है मिंग टेन्यू तुम यहाँ पे जाओफे को पकड़े रखो। जेन ने वहाँ पे डॉक्टर का कोट पहन लिया होता है। वहाँ पे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि जाओफे को फ्रेगमेंट खिलाया जा रहा है, कि ऐसा लग रहा होता है कि जाओफे का बच्चा डिलीवर होने वाला है। मिंग टेन्यू बोलता है यंग मास्टर आपको इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भी ग्रैब करना होगा। जेन वहाँ पे फ्रेगमेंट को लेता है और जाओफे के सर के ऊपर रख देता है। 10,000 फ्रेगमेंट रखने के बाद जाओफे की हालत काफी खराब हो गई होती है। मिंग टेन्यू बोलता है डॉक्टर जे यून क्या ये सिम्टम बिल्कुल नॉर्मल है। जेन बोलता है यहाँ से कुछ बढ़िया चल रहा है, हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। अभी हम देखते हैं बाहर जो आसमान होता है वो रेड कलर का हो गया होता है। जाओफे की बॉडी काफी चेंज हो गई होती है। वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर किसी ने गोल्ड पेंट कर दिया है। ये देख के जेन और मिंग टेन्यू दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। मिंग टेन्यू सोचता है कहीं मास्टर अपनी फिजिक को बर्बाद ना कर ले। अब यहाँ पे कल्टीवेशन और फाइटिंग की बात आती है तो यंग मास्टर काफी लेजी हो जाते हैं। वहीं जेन ने आज के अपने ट्रेजर खर्च कर लिए होते हैं, जिस वजह से जेन को रिवॉर्ड के तौर पे 1000 स्पेंडिंग पॉइंट मिले होते हैं और वहीं उसको 3 9th ऑर्डर के यिन यान बैनर मिले होते हैं। जेन बोलता है सिस्टम तुम यहाँ पे इस फिजिक को कचरा कहते हो क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यहाँ पे जाओफे को देखो काफी औसम लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे यिन यान बैनर को देखता है। ये यिन यान बैनर किसी भी ट्रिबुलेशन एलियन के बंदे को 10 घंटे के लिए ट्रैप कर सकता है। ये यहाँ पे एक वन टाइम यूज आइटम है। जेन सोचता है स्टार सोर्स सेट में पहुंचने में अभी भी 3 दिन बाकी है, तो लगता है अगले 3 दिन में बहुत आराम से सो पाऊंगा। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं जाओफे उठता है और बोलता है तो जे यून मुझे अपनी बॉडी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है आपने यहाँ पे इस फ्रेगमेंट को मेरे ऊपर वेस्ट कर दिया। तो मिंग टेन्यू बोलता है यंग मास्टर आपका फ्रेगमेंट बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, एक बार हम लोग ब्रदर जेन को छोड़ दे उसके बाद मैं खुद लॉर्ड से बात करूंगा। उससे हमारी प्रैक्टिस में जो भी बैटल होगी वो लाइफ और डेथ बैटल होगी। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आप पक्का से मारे जाएंगे। सुनने के बाद जाओफे काफी शॉक रह गया होता है। जेन सोचता है जाओफे मुझे तुम्हारे काफी बुरा लग रहा है लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। वो लोग अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर देते हैं। काफी टाइम तक ट्रैवल करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि वो लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। जेन सोचता है जब से मिंग टेन्यू ने जाओफे को फॉर डेथ बैटल के लिए बोला है तब से वो बिल्कुल चुप है, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद वो लोग नीचे उतर गए होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहीं पे आराम करेंगे। तभी हम देखते हैं जाओफे बोलता है मिंग टेन्यू चलिए हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जेन बोलता है जाओफे अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें मनीष डर नहीं लग रहा। मिंग टेन्यू बोलता है तो जाओफे तुमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। जेन सोचता है मुझे यहाँ पे इनके मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे जाओफे मान गया है तो ये तो काफी अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपने पास से यिन यान बैनर बाहर निकालता है और उस बैनर की हेल्प से एक बैरियर बना लेता है। जेन बोलता है आप लोग इस बैरियर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और वहीं मैंने आप लोगों के लिए 100 ब्लड जिनसिंग पिल रख दी है कि आप लोग खुद की बॉडी को बाबा हील कर सके। मिंग टेन्यू बोलता है जेन तुम्हारा थैंक यू, तुमने हमारी काफी हेल्प करी। और ये बिल्कुल अलग इंसान लग रहा होता है, उसे अब फाइट करने में काफी मजा आ रहा होता है। वो लोग वहाँ पे काफी जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं कि जाओफे अभी भी काफी यंग है, इस वजह से मिंग टेन्यू को काफी जबरदस्त पीटता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे ओल्ड मैंग आ गया होता है। उसे अपने बेटे ओल्ड मैंग और यंग मास्टर की आवाज आ रही होती है, लेकिन वो अपने सामने नजारे को देख के काफी शॉक होता है। ओल्ड मैंग बोलते हैं आखिर मेरा बेटा और यंग मास्टर फाइट क्यों कर रहे हैं। इन लोग की फाइट अब हैंड टू हैंड कॉमेंट हो गई होती है। मैंग सोच रहा होता है कहीं यहाँ पे यंग मास्टर जेन उन लोग कंट्रोल तो नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पे इन लोग की फाइट को रोकना होगा। जैसे वो अंदर ट्राई करता है बैरियर उसको रोक देता है। मैंग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे एंटर क्यों नहीं कर पा रहा। उसे अंदर से यंग मास्टर चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। यंग मास्टर की चिल्लाने की आवाज सुन के ओल्ड मैंग और ज्यादा परेशान हो गया होता है। ओल्ड मैंग सोचता है आखिर यहाँ पे एक अरे बना क्या कर रहा है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये अरे बना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ओल्ड मैंग वहाँ पे जेन को देखता है जो कि आराम सो रहा होता है। ओल्ड मैंग सोचता है इस बंदे ने यहाँ पे इतना पावरफुल बैनर लगाया है कि मैं भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तभी ओल्ड मैंग देखता है कि मिंग टेन्यू और जाओफे दोनों ने फाइट करना रोक दिया है। वो बोलता है लगता है दोनों लिमिट पे है इसीलिए लोग फाइट नहीं कर पा रहे। कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओफे अपने पास से शॉट बाहर निकाल देता है। ओल्ड मैन काफी परेशान हो गया था और बोलता है अब ये लोग यहाँ पे हैंड टू हैंड से शॉट पे आ चुके हैं। मिंग टेन्यू भी बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहा होता और जाओफे के ऊपर अटैक कर रहा होता है। ओल्ड मैन बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे लगातार उस बैरियर को हिट कर रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। उस बैरियर के अंदर ना तो फिजिकल अटैक जा रहा होता है और ना ही साउंड जा रही होती है। 5 मिनट बाद हम देखते हैं वो दोनों वापस रुक जाते हैं। ओल्ड मैन को भी रिलीफ फील होता है और बोलता है यहाँ पे यंग मास्टर कुछ भी हो गया तो मैं और मेरा बेटा पक्का से गए। लेकिन तभी हम देखते हैं जाओफे वापस से खड़ा होने लगता है। ये देख के ओल्ड मैन काफी शॉक हो गए होते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं मैंने बचपन से जाओफे को देखा है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ताकि इन लोग के पास में यहाँ पे ब्लड जिनसिंग पिल कहाँ से आई। मिंग टेन्यू और जाओफे अपनी फाइट को डिस्कस कर रहे होते हैं, आराम से बैठ के ब्लड जिनसिंग पिल खा रहे होते हैं। 5 मिनट बाद हम देखते हैं उन लोगों की बॉडी वापस से रिकवर हो गई होती है, तो अपनी ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड मैन आराम से पेड़ के पास बैठ गया होता है, काफी शॉक होता है। तो वहाँ पे बैठ के अपनी लाइफ के ऊपर सवाल उठा रहा होता है। ये दोनों कमीने यहाँ पे ब्लड जिनसिंग पिल को खा रहे हैं। इन लोगों को पता भी है ब्लड जिनसिंग पिल कितनी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेन उठता है, दोनों अभी फाइट कर रहे हैं। क्या इन लोगों ने पूरी नाइट फाइट करी है। जेन वहाँ पे नोटिस करता है कि ओल्ड मैन बाहर बैठा हुआ है। ओल्ड मैन लगातार जेन को घूर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो बोलना चाहता है कि तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इनको लग रहा होता है कि ये ओल्ड मैन यहाँ पे दिक्कत खड़ी करने के लिए आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है
कि मैंने यिन यान बनने को लगा दिया था, इससे पहले वाला यिन यान बनने का टाइम खत्म हो, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। ओल्ड मास्टर काफी चिढ़ गया होता है और बोलता लगता है ये सब यहाँ पे यंग मास्टर जिन को करा धरा है। कह रहा है कि वैसे यंग मास्टर और मेरा बेटा मुझे नहीं देख पा रहा है, ये बंदा यहाँ पे उन लोगों को पपेट की तरफ यूज कर रहा है। ओल्ड मैन जैसे जेन को अटैक करने वाला होता है वो बेर उसको रोक देता है। उसके बाद जेन ओल्ड मैन को इग्नोर कर देता है, उन दोनों को लेके प्रैक्टिस करने चला आता है। सब देख के ओल्ड मैन काफी चिढ़ रहा होता है। जेन ओल्ड मैन को मिडिल फिंगर भी दिखाता है। ओल्ड मैन काफी चिढ़ गया होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। उसके दिमाग के अंदर जेन की मिडिल फिंगर छप गई होती है। जेन सोचता अगर मैंने यहाँ पे बैन नहीं लगाया होता लास्ट नाइट हम लोग पक्का से मारे जाते। बिजनेस वाले लोग के पास में बहुत सारे एनिमीज होते हैं। जब जेन चेक करता है तो आज का ट्रेजर वापस अपडेट हो गया होता है। जेन को आज यहाँ पे 10,000 ब्लड जिनसिंग पिल मिली होती है। जेन बोलता आखिर हम लोग यहाँ पे 10,000 पिल कैसे खाएंगे। तभी जेन के दिमाग में एक प्लान आता है कि हम लोग को यहाँ पे ये पिल खाने की जरूरत क्या है, क्यों ना हम यहाँ पे इसको स्पिरिचुअल स्टोन की तरह खर्च कर दे। जेन बोलता है सिस्टम अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेजर को रोड के ऊपर फेंक दूं और उसको फॉरेस्ट के मॉन्स्टर या फिर नॉर्मल लोग उठा ले कि यहाँ पे स्पेंडिंग नीचे के अंदर आ जाएगा ना। सिस्टम बोलता है हाँ आप ये काम कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है आज का ब्रेकफास्ट तैयार है, आज हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के अंदर ब्लड जिनसिंग पिल खाएंगे। ब्लड जिनसिंग पिल को देख के वो दोनों काफी शॉक हो गए होते हैं। जेन बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, चलो फटाफट से खाओ। वो दोनों ब्लड जिनसिंग पिल खा के काफी परेशान हो चुके हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे जेन को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने वहाँ पे ब्लड जिनसिंग पिल खाना स्टार्ट किया और वो लोग तब तक वहाँ पे नहीं रुके जब तक उनका पेट नहीं निकल गया। जेन बोलता है मुझे लगता है इतना इनफ रहेगा अब, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा खा लिया है तो एक्सरसाइज का टाइम आ चुका है। मेरे पास अभी भी 9,000 ब्लड जिनसिंग पिल बाकी है। जेन बोलता है आप लोग मेरी हेल्प करोगे, हम लोग यहाँ पे इन पिल को बाहर फेंक देंगे। बोलता है हम लोग पिल को बाहर फेंकेंगे नॉर्मल लोगों की पिल मिल जाएगी तो हमारा बिजनेस काफी खराब होगा। जेन बोलता है तुम यहाँ पे एक बिजनेस फैमिली के यंग मास्टर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर माइंड की काफी कमी है। हालांकि भले ये ब्लड जिनसिंग पिल है लेकिन मेरे पास 9,000 से भी ज्यादा है। मिस्टिकल हेवन कॉन्टिनेंट काफी बड़ा है तो ये मार्केट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पे रेसिपी दी है, क्या तुम्हारे अल्केमिस्ट ब्लड जिनसिंग पिल को बना पाएंगे। अगर तुम्हारे अल्केमिस्ट पिल को बना भी लेते हैं तो आखिर कितने लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग 5 पैटर्न या 6 पैटर्न वाली पिल बना पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग 9 पैटर्न पिल फेंकेंगे तो लोगों के पास में एडवर्टाइजमेंट जाएगी, लोगों को ये पिल चाहिए होगी, वो पक्का तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी सेल्स काफी बढ़ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्वांटिटी गिरा देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि पिल की काफी कमी है, इस वजह से तुम्हारे पिल की डिमांड काफी बढ़ जाएगी। जाओफाई बोलते ब्रदर जे यून आप काफी अमेजिंग हो। उसके बाद हम देखते हैं उन लोग का ग्रुप वापस एक दिन ट्रेवल करता है तो दोनों बोलते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। जेन काफी सैड होता है क्योंकि सारी पिल्स को वेस्ट करने के बावजूद उसको बहुत ही कम स्पेंडिंग पॉइंट मिले होते हैं। जेन बोलता है मैं यहाँ पे इन लोगों की ट्रेनिंग के अंदर हेल्प करूंगा ताकि इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सके। सिस्टम बोलता है आप आराम से सोच सकते हो, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है गार्ड स्क्वाड आपको सेव करने के लिए आ जाएगी। गार्ड स्क्वाड का बंदा भी काफी खुश होता है, बोलता है हाँ मैं बिल्कुल रेडी खड़ा हूँ। तभी हम देखते हैं जेन मना कर देता है, बोलता है अगर मैं हर काम के लिए गार्ड स्क्वाड को बुलाऊंगा मैं यहाँ पे बिल्कुल वर्थलेस लगूंगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे जार्स का यूज करते हुए बहुत सारे स्पेंडिंग पॉइंट कमा लिए होते, मैं यहाँ पे चीजों को बिल्कुल भी मीनिंगलेस वेस्ट नहीं कर सकता। जेन वहाँ पे आराम से होते हुए पास्ट लाइफ को सोच रहा होता है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ओवर टाइम वर्क किया है। जैसे मुझे एक दिन की छुट्टी मिली मैंने सोचा मैं पूरी नाइट गेम खेलूंगा, लेकिन जब मेरी नींद खुली तब मैं जियांटियन कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंच चुका था। अगर मैं यहाँ पे दिनों रात स्पेंडिंग पॉइंट करना सोचता जाऊं तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इस लाइफ के अंदर मैं बिल्कुल भी सैलरी के लिए पागल नहीं होना चाहता, मैं स्पेंडिंग पॉइंट कमाते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।